गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 7 अगस्त 2020 की क्लास 9th की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे हम वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है उसमें नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इससे पहले हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जो एक सिंपल लाइन को रिप्रेजेंट करती हो, और साथ में एक नया वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बदल सकती है, यानी कि x, y, z, a, b ये सब वेरिएबल हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग आएगी। लेकिन इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 7, तो बेटा 7 का मतलब तो 7 है, हिंदुस्तान में भी 7 है, पाकिस्तान में भी 7 है, और किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो 7 का मतलब 7 ही रहेगा, 7 का मतलब 8 नहीं हो सकता। अब शुरू करते हैं वर्कशीट। तो वो कहता है, चिल्ड्रन डू यू नो अबाउट लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। आप लिखेंगे येस, वेयर द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, 2x, 2x प्लस 1, 3y माइनस 7 एट्सेट्रा। वो कहता है नाउ विल लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 3, 6z प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2। यानी जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ z है। अगर यहाँ पे 3y हो जाता ना ये, तो ये हो जाता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर क्यों बोला, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर पावर 2 होती तो ये लीनियर ना होता। अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, पर स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा पूरा कर लेते हैं इसको स्क्रीन पे जी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने पूरा आ गया। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 3। वैसे तो मैं बिना सॉल्व किए आपको एक ट्रिक बताऊं, बीच में निशान है इक्वल टू का। इक्वल टू के निशान के राइट साइड यानी कि RHS और लेफ्ट साइड यानी कि LHS आप देखो, आपको दिखेगा -3 यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे भी है। आप सीधे सीधे -3 से -3 को काट सकते हो। मैथ्स की ट्रिक है, हमेशा याद रखना। और ध्यान रखना, अगर इक्वल टू के दोनों तरफ हैं तो दोनों का चिन्ह, दोनों का साइन एक जैसा होना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन इज नोन एज LHS। मतलब इस साइड को हम क्या कहेंगे, LHS कहेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट की साइड है इक्वल टू के, और इसे कहेंगे RHS। और ये जो बीच का निशान है आप जानते ही हैं, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये नहीं होता, लेकिन ये इक्वालिटी का साइन है जो ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल टर्म्स हैं। फिर वो कहता है वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। The values of variables which when put in an equation, the value of expression on the LHS and RHS become equal is known as the solution of the equation. Let's understand with some example, मतलब कुछ examples इसको समझते हैं। तो example देख लेते हैं पहले। इसमें उसने कहा गया, आपको बताया उन्होंने कि अगर आप कोई वैल्यू पुट करें और आपकी इक्वेशन 0 हो जाए तो वो सोल्यूशन है आपकी इक्वेशन का। मैं आपको आज ट्रिक से सोल्यूशन निकालना समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आगे आगे बढ़ के सिर्फ आंसर से मत पहुँच जाना। आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल्स आ गए। पहला है 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4। अब इन्होंने आपको जो तरीका सिखाया है वो सिखाया कि यहाँ 9 दिख रहा है तो दोनों साइड 9 माइनस कर दो। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक ये कहती है x वाली नंबर को एक साइड कर दो, बिना x वालों को एक साइड कर दो। ये था आपका 2x इक्वल टू 4। मैंने क्या किया, इस 9 को जो यहाँ था इसको यहाँ से यहाँ ले गया, और जब भी किसी नंबर को मैं इक्वल टू से दूसरी साइड ले जाता हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये +9 यहाँ जाके हो गया -9। तो मेरे पास हो गया 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 कितना होता है, -5। तो x का मान कितना आ गया, -5 अपॉन में 2। ये इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा है कि छोटा ट्रिक वाला मेथड यूज़ करो और फटाक से आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इक्वल टू का निशान है और माइनस है, इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है, इक्वल टू का निशान है, प्लस वाली चीज़ को उस साइड ले जाओगे तो वो माइनस हो जाएगी। अगर चीज़ हो रही है मल्टीप्लाई, इक्वल टू का निशान है और मल्टीप्लाई वाली चीज़ को उधर ले जा रहे हो तो वो हो जाएगी डिवाइड।
और अगर चीज़ ऑलरेडी डिवाइड वाली है और इसको आप उस साइड ले जा रहे हो इक्वल टू के निशान के उस तरफ, तो याद रखिए डिवाइड वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला, तो इनका मेथड समझना है तो आपके सामने लिखा है, मेरा मेथड समझना है तो मैं एक ट्रिक में आपको समझा रहा हूँ। ट्रिक क्या कहती है भैया, x/3 को यहीं पे छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें x है, बराबर इस साइड -3/2 तो लिखा ही था, ये जो 5/2 है इसको भी यहाँ ले जाऊंगा तो ये भी हो जाएगा -5/2। अब x/3 ऐसे का ऐसे ही, बराबर ये दोनों के नीचे 2 है तो 2 ही लिखेंगे। गलती मत करना, 2 जमा 2 4 मत कर देना, या 2 घटा 2 0 मत कर देना। ऊपर हो जाएगा -3 और -5 वैसे का वैसे ही, तो x/3 बराबर -3 और -5 कितना होगा, -8/2। और इसको अगर सॉल्व करूँगा तो 2 एकम 2, 2 4 ज़ा 8, तो x/3 कितना आ गया, बराबर -4/1। इस 3 को यहाँ ले जाके इस ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि यहाँ हो रहा है ये डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हो जाएगा 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू -12। तो या तो इतना बड़ा तरीका यूज़ कर लो या ये मेरा छोटा वाला तरीका यूज़ कर लो सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं ना कि भाई साहब आपकी इच्छा कि अब आप कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हो। हम बढ़ते हैं आगे आज के क्वेश्चनों की तरफ। अब वो कह रहा है नाउ यू ट्राई, अब खुद हमें कुछ ट्राई करने पड़ेंगे, तो मैंने इनको सॉल्व कर रखा है पहले से, सीधा उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था 7x - 9 इज इक्वल्स टू 16। मैंने क्या किया, 7x को यहाँ अकेला छोड़ा और दूसरी तरफ जो 16 था इसके साथ -9 कर दिया। अब ये -9 जब यहाँ आया तो क्या हुआ, +9 हो गया, 16 + 9 हो गया 25। 7x से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25/7। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है भाई, अब दोबारा से वही -7y को मैंने यहीं छोड़ा और 15/4 जो यहाँ प्लस का था वो वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -15/4 हो गया। कई लोग कहेंगे बहुत मुश्किल हो गया सर, कुछ मुश्किल नहीं हुआ, -7 ऐसे का ऐसे ही। 9 और 4 इसको सॉल्व करने की ट्रिक सिखाता हूँ आपको। 9/1 -15/4, क्या ट्रिक यूज़ करनी है, पहले इस 4 को और 1 को गुणा करो, 4 1 ज़ा 4, फिर कर दो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को कर दो 9 से, तो 9 4 ज़ा 36, -5 को 15 को कर दो 1 से, 15 एकम 15, तो ये कितना हो गया, 36 - 15 कितना होता है, 21/4। तो आपको सिंपल ट्रिक सिखा दी मैंने इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की। वीडियो देखते रहो, ऐसी बहुत सारी ट्रिक आपको रोज़ के लेसन में मिलती रहेंगी। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे 21/4 तो मेरा यहाँ आ गया, ये -7 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ गया तो क्या हो गया, 1/-7 डिवाइड, और अगर इसके साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 1/7 माइनस का, तो ये जगह 7 3 ज़ा 21, तो आपका आंसर कितना आ गया, -3/4। क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये पूरे नंबर के साथ लग जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया आपके सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये आपका आंसर है। तीसरा था 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको कैसे सॉल्व किया, फिर दोबारा x वाले नंबरों को एक साइड रख दिया और बिना x वालों को एक साइड, तो 5x तो यहीं छोड़ा और इस 5 को भी मैंने यहीं छोड़ा। देखो ये बदला किसको, 9 को ले गया मैं उस तरफ, वो -9 हो गया, 3x को ले आया इस तरफ तो -3x हो गया, और 5x में से 3x गया, क्या बचा 2x, और 5 में से 9 गया -4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था वहाँ डिवाइड हो गया, तो -4/2 आ गया। -4/2 कितना होता है, -2। ये हो गया आपका तीसरे पार्ट का आंसर। ये साथ में देखिए मैंने 3 डॉट डाल रखे हैं यहाँ पे, 3 डॉट का मतलब क्या होता है, 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर। कंफ्यूज मत होना कि क्या डिज़ाइन बना दिया। x/2 + 7/2 इज इक्वल्स टू 9/2। अब एक और ट्रिक सिखाते हैं, अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2, अगर सबके अपॉन में 2 है काट दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 7 इज इक्वल्स टू 9। ये 7 प्लस का यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 - 7 = 2। आपके सामने है पूरा आंसर।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सेकंड वर्कशीट जो आज की है वो है हिंदी की, नहीं सेकंड हिंदी की, थर्ड हिंदी की है, सेकंड साइंस की है। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक मास। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ज्ञान, वी नो दैट एटम्स आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, डू दे हैव एनी मास और नॉट? इफ़ दे हैव मास, हाउ डू वी एक्सप्रेस एंड राइट देम? तो जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा कि भाई ज्ञान एक बात बताओ, ये जो एटम है इनका अपना कुछ मास होता है या ऐसे ही घूमते रहते हैं बस बिना किसी मास के? तो ज्ञान को तो मास के एटम के बारे में पता है। तो ज्ञान कहता है कि यस दीदी, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हैड सेड दैट ईच एलिमेंट पोजेस अ यूनिक एटॉमिक मास. He calculated the relative atomic mass in accordance with the law of definite proportion. Atomic mass is now measured in atomic mass unit denoted by U. तो अब जो एटॉमिक मास है उसे U में मेजर किया जाता है। कई बुक्स में बेटा आपको AMU भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1U is the mass equivalent to 1/12 of the mass of carbon atom. C, if a watermelon is like carbon atom and its 12 slices are like 12U atomic mass, if I take one slice, it resembles atomic mass of hydrogen and 16 such slices are like atomic mass of oxygen. पढ़ने के बाद लगा ये तो कुछ बहुत खतरनाक बात बोल गए जो कि समझ ही नहीं आई। तो आपको एक सिंपल तरीके से एटॉमिक मास मैं समझाता हूँ। आप मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए गए होंगे, तो सब्ज़ी वाले के पास एक तराजू होता है जिसमें एक साइड इस तरीके से एक स्टैंड बना होता है जिसमें वो लोहे का बाट रखता है, और ये जुड़ा होता है दूसरी साइड एक इस तरीके के बर्तन से जिसमें वो आपकी सब्जियां या फ्रूट्स को रखता है। इनके बीचों बीच यहाँ पे एक कांटा बना हुआ होता है और इसमें एक सुई होती है। जब ये सुई बिल्कुल बीचों बीच आएगी तो आपको उतना ही सामान मिलेगा। वो यहाँ पे 1 किलो का लोहे का बाट रखता है और आपको कहता है कि आप सब्ज़ी डाल दो। तो आपने जी, आप तो कहें हम तो फ्रूट लेने के लिए गए हैं, आपने आम उठाया, आजकल आम का सीज़न है, आम डालने शुरू कर दिए। जब आप यहाँ पे 7-8 आम डाल देंगे, तो 7-8 आम छोटे छोटे आम थे, 7-8 आम डालने के बाद उसने कहा जी 1 किलो पूरा हो गया। अब आपको कैसे पता कि ये आम 1 kg या 1 किलो है? क्योंकि आपने इसको कंपेयर किया इस लोहे के बाट से जो कि स्टैंडर्ड 1 किलो का था। आपको नहीं पता कि वो सब्ज़ी या वो फ्रूट 1 किलो है, आपने उतना सब्ज़ी ली जितनी उस लोहे के 1 किलो के बाट के बराबर है। अब हमको जब एटम का मास निकालना था, कैलकुलेट करना था, तो ऐसा कुछ लोहे का बाट बनाना था। उन्होंने लिया कार्बन और इस कार्बन के जो एटम था, इस एटम को डिवाइड कर दिया 12 पार्ट्स में, और उस 12 पार्ट में से उन्होंने 1 पार्ट लिया और इस 1 पार्ट को बना दिया स्टैंडर्ड। अब उन्होंने कहा कि जिसका इससे उसको, अब जो जैसे यहाँ पे लोहे का बाट था वैसे यहाँ पे ये 1 पार्ट हो गया, तो जिसका मास इस 1 पार्ट के बराबर है वो हो गया 1U यानी कि हाइड्रोजन। जिसका 4 पार्ट के बराबर है वो हो गया 4U यानी कि हीलियम। अब कार्बन के तो 12 पार्ट्स थे, उनमें से एक लिया था, तो जाहिर सी बात है कार्बन के 12 पार्ट्स के बराबर है, तो इसी के हिसाब से कार्बन का मास हो गया 12U। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इतनी आसानी से बच्चों को क्लियर होता नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए, फिर दोबारा आप इस वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, और अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं अभी कुछ दिनों में इस पूरे चैप्टर का एक वीडियो डालूंगा इस चैनल पर, उसको चेक कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि जिज्ञासा दीदी, हैव यू टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, देन हाउ डू दे एग्जिस्ट? तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स तो जो एटम होते हैं वो तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो तो ऐसे खुली तरीके से रह ही नहीं सकते, तो वो मिलते कैसे हैं हमें? तो दीदी कहती है कि एटम्स रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। तो होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं
वो एटम प्लस एटम मिलके और बन जाते हैं मॉलिक्यूल, या फिर कई बार एटम से आयंस भी बनते हैं। तो हम समझते हैं कि क्या किस तरीके से होता है। ये टॉपिक दे तो रखा है लेकिन पूरा नहीं है, तो इसको पूरी स्क्रीन पे ले आता हूँ पहले। तो ये आ गया आपके सामने, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो सेम एटम्स केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कई बार आपका बन जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पर उसी की जगह आप चाहो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जुड़ के वाटर का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो कई बार मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी बनते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। द चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. Example है Na plus Cl minus are the constituents of NaCl. तो ये NaCl का constituent है। आयंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी डिटेल में। अगली शायद वर्कशीट आपकी आयंस के ऊपर ही आएगी, उसमें आपको आयंस भी एक्सप्लेन होंगे। अगली नहीं आएगी तो उससे अगली आएगी, लेकिन आयंस आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स और इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, एक्सप्लेन। तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है स्क्रीन पे। एटॉमिक मास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज़ मास 1u while कार्बन हैज़ मास 12u। तो बिल्कुल सही लिखा है, सटीक लिखा है कि हर किसी एलिमेंट का मास अलग होता है, हर चीज़ का मास अलग होता है। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एटॉमिक मास यूनिट एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, तो हम समझ लेते हैं। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम वॉज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट मास ऑफ डिफरेंट एटम्स बाय कंपेयरिंग 1/12 ऑफ मास ऑफ, दो बार आ गया शायद, 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी कि 1/12 कार्बन एटम को कंपेयर करके मास निकाला गया। दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, इसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वॉज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, सो इट इज कंसिडर्ड 1u। तो एक हाइड्रोजन का जो मास था वो 1/12 के बराबर था, इसीलिए उसे 1u बोला। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं, आंसर लिखा है एटम्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन नेचर। दे कैनॉट एग्जिस्ट फ्री इन स्टेट एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। तो फ्री स्टेट में एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ नोबल गैसेस के लिए करते हैं। मॉलिक्यूल्स कुड बी ऑफ फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल O2 और H2, एंड दे कुड ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाई डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये EG होना चाहिए, EH लिख रही है। फॉर एग्जाम्पल H2O CO2। दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज आयंस, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन आयंस। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए कि आयंस में कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो लिखा है आंसर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस while negatively charged ions are called anions. Example दे रखा है Na plus Mg2 plus are positively charged ions and also called cations, while Cl2 and O2 are negatively charged ions and are called anions. तो ये आपके आज की साइंस वर्कशीट के आंसर हैं बच्चों, कर लीजिए इनको नोट डाउन। बहुत सटीक सिंपल तरीके से आंसर आपके सामने लिखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इसके बाद। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे। आज की आपकी अगली वर्कशीट है हिंदी की। मुझे बचपन में हिंदी से बहुत डर लगता था, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी ग्रामर होती है, इतनी सारी व्याकरण होती है कि कई बार मुझे बचपन में चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी। तो आज आगे बढ़ते हैं। आपकी आज कौन सी ग्रामर की वर्कशीट आई है? आज हिंदी व्याकरण में जो आपके पास टॉपिक आया है वो है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। कई बार अर्थ को बदलते हैं, कई बार शब्द को बदलते हैं। तो कई बार जो शब्द होता है, शब्द का धातु रूप वही रहता है। जैसे पढ़ का पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। लड़ का लड़ाई हो जाएगा, लड़ना हो जाएगा।
तो कई बार शब्द का मतलब बदलता है, कई बार शब्द का मतलब नहीं बदलता। तो बच्चों, जो हिंदी मीडियम का जो आज का 9th का वीडियो है, उसके अंदर मैंने ग्रामर को बहुत डिटेल में सॉल्व करके आपको समझाया है। आप उसको देख सकते हैं अगर आपको पूरा डिटेल समझनी है। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं जाता, मैं सीधा आंसर्स पे बढ़ता हूँ और आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर क्या करने हैं आपको, ये अलग अलग प्रत्यय दे रखे हैं, इन प्रत्ययों से आपको शब्द बनाने हैं। तो देखते हैं, शब्द देख लेते हैं फटाफट। एक और क्वेश्चन भी था आपके पास नीचे कि ये आपको शब्द दे रखे हैं, इनमें से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। सीधा एक्सरसाइज पे आ गया, सीधा क्वेश्चन पे आ गया मैं। ये है आपका, ई से मैंने शब्द बनाया रेती और उक से बनाया इच्छुक, तव्य से बनाया कर्तव्य और ता से बनाया लड़ता, ती से बनाया शक्ति और ते से बनाया खाते, तर से अन्यत्र और न से बंधन, ना से बनाया ओढ़ना, पढ़ना भी बनाया क्योंकि आजकल पढ़ाई गोल हो रखी है, मो से बनाया दाम, य से बनाया दे, या से बनाया खाया, र से बनाया रू से बनाया गेरू और वा से बनाया गाने वाला, एवा या वया से बनाया खवैया और हार से बनाया होनहार, बिल्कुल आपकी तरह। इन से बनाया रंगीन, इया से बनाया छलिया, ए से बनाया लेखे और ए से बनाया अतिथेय, ए से बनाया बच्चे, बच्चा से बच्चे, ए कौनतेय, ऐत से बनाया लड़ैत और एवा से बनाया लुटेरा, ओला से बनाया खटोला और कर से बनाया विशेष कर, का से बनाया खटका और डी से बनाया टंगड़ी, तो से बनाया रंगत और तर से बनाया श्रेष्ठतर, तो से बनाया अंशतः और ती से बनाया चढ़ती। तो ये तो हो गए हमारे प्रत्यय से शब्द। अब शब्दों को तोड़ के भी लिखा है। तो कठिनाई बना कठिन जमा आई और झगड़ालू बना झगड़ा जमा आलू, ईमानदार बना ईमान प्लस दार और सपेरा बना सांप जमा एरा, पथरीला हो गया पत्थर जमा ईला और घुमक्कड़ हो गया घू जमा अक्कड़, गुरुत्व बना गुरु जमा त्व से और कमलदान बना कमल जमा दान से। मूर्खता में शब्द थे मूर्ख और ता और मौलिक शब्द था मौल जमा इक। पढ़ना बना पढ़ जमा आ से और अपनापन में आ गया अपना जमा पन। तो ये आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशन है। डिटेल ज़रूर समझना कि प्रत्यय क्या होते हैं, किस तरीके से लगते हैं। उसके लिए आप देखोगे आज की हिंदी मीडियम की वर्कशीट कितने मिनट पे स्टार्ट होगा आपका, ये हिंदी वो भी मैंने लिख रखा है। नीचे आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाइए, हिंदी की वर्कशीट पे क्लिक कीजिए और हिंदी भी समझ लीजिए। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।